नमस्कार, आप सभी का एमएस क्लासेस में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे पंत के काव्य में प्रकृति चित्रण। पंत तो प्रकृति के लाडले कवि थे, क्योंकि पंत को प्रारंभ से ही प्रकृति से अनुराग रहा है। ये प्रकृति के सहारे ही अपने व्यक्तित्व और कृतित्व को विकसित करते रहते हैं। उनकी काव्य चेतना की प्रेरणा बिंदु प्रकृति ही रही है। आधुनिक विश्व की भूमिका इस प्रकृति मोह की साक्षी है। पंत प्रारंभ से ही प्रकृति के पुजारी रहे हैं। उन्होंने कहा है, कविता करने की प्रेरणा मुझे सबसे पहले प्रकृति निरीक्षण से ही मिली है, जिसका श्रेय मेरी जन्मभूमि कुर्मांचल प्रदेश को है। वे कहते हैं, मेरे भीतर विश्व और जीवन के प्रत्येक गंभीर आश्चर्य की भावना पर्वत की तरह ही निश्चित रूप से अवस्थित है। प्रकृति के सहचारी ने जहाँ एक और मुझे सौंदर्य, स्वप्न और कल्पना जीवी बनाया, वहीं दूसरी ओर जनभीरु भी बना दिया है। अतः कहने की आवश्यकता नहीं है कि प्रकृति की जो महत्व दिया है पंत ने अपने काव्य में, उसी महत्व के कारण ही वे प्रकृति के कवि माने जाते हैं। पंत को प्रकृति से, प्रकृति को पंत से अलग नहीं किया जा सकता। प्रकृति का यह मोह पंत की प्रारंभिक रचनाओं में भी देखा जा सकता है। वीणा और पल्लव का कवि पूर्ण रूप से प्रकृति की ही कविता है। प्रकृति निरीक्षण से कवि को अपनी अभिव्यक्ति में सहायता मिली है। पंत प्रकृति के कोमल पक्ष के ही पुजारी बन सके हैं। अपवाद स्वरूप परिवर्तन जैसी कविताओं में वे उसके परुष रूप की ओर आकर्षित हो गए हैं। इस कारण कवि संघर्ष प्रिय और निराशावादी नहीं रहे हैं। यदि ऐसा होता तो उसे परिवर्तन कविता वाला कठोर रूप, जो जीवन विज्ञान का सत्य है, उसे अपनी ओर आकर्षित करने का या खींचने का प्रयास करता। वीणा की प्रकृतिपरक कविताओं में छोटी मोटी प्रकृति की वस्तुओं जैसे फूल, पत्ते, चिड़िया, बादल, इंद्रधनुष, ओस, तारे, नदी, झरने, उषा, संध्या, मरमर और निशा आदि का वर्णन हमें देखने को मिलता है। उदाहरण के लिए, छोड़ द्रुमों की मृदु छाया, तोड़ प्रकृति से भी माया, बाले तेरे बाल जाल में कैसे उलझा दूं लोचन। उस समय उनका जो मन सौंदर्य था, उन ओस बिंदुओं के हंसमुख वन का सा था, जिस पर स्वच्छ निर्मल स्वप्नों से भरी चांदनी चुपचाप सोई हुई थी। उस शीतल वन में जैसे अभी प्रभात की सुनहली ज्वाला नहीं प्रवेश कर पाई हो। पल्लव प्रकृति का ही ये काव्य है। प्रकृति सौंदर्य और प्रकृति प्रेम की अभिव्यंजना पल्लव में अधिक प्रांजल और परिपक्व रूप में हुई है। वीणा की रहस्य प्रिय बालिका परिवर्तन के द्वार पर आ खड़ी होती है। सोने का गान, निर्झर गान, मधुकरी, निर्झरी, विश्व वेणु, वीची विलास आदि रचनाओं में वह प्रकृति के रंग में अभिनय करती सी दिखाई देती है। पल्लव की आंसू कविता भी ऐसी ही है। पल्लव की प्रकृति के भीतर किसी रहस्यमय सत्ता को स्वीकार किया गया है। मौन निमंत्रण जिसका सफल उदाहरण है। नक्षत्र और बादल में प्रकृति का वर्णन उत्प्रेक्षा अलंकार के सहारे किया गया है। गुंजन में कवि धरती पर आकार विहार करने लगता है। परिणामतः वह प्रकृति में मानव जीवन की छाया देखता है। लाई हूँ फूलों का हार, लोगी मोल में प्रकृति स्वयं तीनों प्रधान ऋतुओं के सौंदर्य का दर्शन कराती है। और अंत में, कुछ भी आज न लूंगी मोल का उत्तर देकर प्रकृति की अक्रय और विक्रयशीलता का परिचय हमें मिलता है। एक सुंदर दृश्य तो, किंतु एक उदासी सर्वत्र विद्यमान है। चांदनी की पंत के लिए जग के दुख दैन्य शयन पर एक रुग्ण जीवन बाला है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल प्रकृति के आलंबन वर्णन के बहुत पक्षपाती थे। उन्होंने कहा था
कि अनंत रूपों से भरा हुआ प्रकृति का विस्तृत क्षेत्र उस महामानव की कल्पनाओं का अनंत प्रसार है। सूक्ष्मदर्शी सहृदयों को उसके भीतर नाना भावों को व्यंजना मिलेगी। पंत ने प्रकृति के आलम्बन रूप का जो पर्याप्त वर्णन किया है, हाँ, यह जो वर्णन है, यह वर्णन प्रणाली में उन्होंने संश्लिष्ट प्रणाली जरूर अपनाई है। यथातथ्यात्मक चित्रण की जो कमी है, पंत की बादल, आंसू, वसंत, श्री, परिवर्तन और गुंजन आदि अनेकानेक रचनाओं में प्रकृति का हमें संश्लिष्ट रूप देखने को मिलता है। जैसे सुरपति के हम ही हैं अनुचर, जगत प्राण के भी सहचर, मेघदूत की सहज कल्पना, चातक के चिर जीवन घर। और उसी प्रकार का संश्लिष्ट वर्णन वायु के प्रति रचना की इन पंक्तियों में देखा जा सकता है। प्राण तुम लघु लघु गात, नील नभ के निकुंज में लीन, नित्य नीरव निसंग नवीन, निखिल छवि की छवि, तुम छविहीन अप्सरासी अज्ञात। दूसरी ओर प्रकृति का शुचि वर्णन भी पर्वत प्रदेश में पावस कविता की इन पंक्तियों में देखा जा सकता है। पावस में प्रकृति का क्षण क्षण परिवर्तित रूप इस प्रकार चित्रित किया गया है। पावस ऋतु की पर्वत प्रदेश, पल पल परिवर्तित प्रकृति देश, मेखलाकार पर्वत अपार, अपने सहस्र द्रग सुमन फाड़, अवलोक रहा है बार बार। इस प्रकार प्रकृति के आलंबन पक्ष का वर्णन पंत काव्य में पर्याप्त मात्रा में मिल जाता है। यथातथ्यात्मक चित्रण की दृष्टि से बांसों का झुरमुट और ग्राम्या की ग्रामश्री विशेष उल्लेखनीय है। प्रकृति का उद्दीपन रूप पंत के काव्य में पर्याप्त मात्रा में मिलता है। जिस किसी स्थल पर प्रकृति मानव भावनाओं को अधिकाधिक जागृत और उद्दीप्त करती है, वहीं पर प्रकृति का उद्दीपन रूप चित्रित किया जाता है। उद्दीपन रूप के अंतर्गत भी व्यक्ति की सुखद और दुखद दो प्रकार की मनोवृत्तियां हो सकती हैं। आदिकाल से ही प्रकृति का यह उद्दीपन रूप काव्य में आता रहा है। हिंदी के श्रृंगारी कवि ने तो प्रकृति बाला को उद्दीपन रूप के द्वारा ही अधिक व्यक्त किया है। पंत ने भी कविताओं में अपनी मानसिक स्थिति के अनुसार प्रकृति को देखा है। वियोगी कवि प्रकृति की विषम परिस्थितियों के प्रति विराग का अनुभव करता है। उस समय उसे प्रकृति के मधुर रूप के प्रति आकर्षण नहीं होता। प्रिय का वियोग, जीवन का विषाद उसकी समस्त सरसता का अपहरण कर लेता है। कोकिल वियोग दग्ध हृदय में वेदना को तीव्र करती है और वसंत उसे उद्दीप्त बनाता रहता है। काली कोकिल सुलगा उर में, स्मरणीय वेदना का श्रृंगार, आया वसंत घोषित दिगंत, करता भर पावक की पुकार। इस प्रकार जब वसंत की शोभा सर्वत्र बिखर जाती है तो कवि को उपवन के पौधे उद्दीप्त करते हैं। कवि अनुभव करता है कि उपवन अपने यौवन रस को फूलों के प्याले में भर भर कर पिलाता है, तो नवोड़ा लहर किनारे से ही आकर थोड़ा रुकती है, फिर थोड़ा सरकती है, फिर अतः यहाँ पर देखो वही मिलन ही मिलन दिखाई देता है। ऐसी स्थिति में कवि के प्राण व्याकुल हो उठते हैं। देखता हूँ जब उपवन प्यालों के फूलों के प्रिय भर भर अपना यौवन चिल्लाता है मधुकर को, नवोड़ा बाल लहर अचानक उपकुलों के प्रसूनों के ढिंग रुक कर सरकती है सत्वर अकेली अकुशलता, प्राण कहीं तब करती मृदु आघात, सिहर उठता कृशगात, ठहर जाते पग अज्ञात। प्रकृति का वर्णन पंत ने अलंकार रूप में भी किया है। मनुष्य स्वभावतः प्रकृति प्रेमी होता है। ऐसी स्थिति में उसे प्रकृति के सुंदर क्षेत्र से उपमान चुनने का अधिकार बराबर बना रहता है। इसी पद्धति को प्रकृति का अलंकारिक रूप कहते हैं। कवि प्रकृति के उपादानों में अपनी प्रिया का सौंदर्य देखते रहते हैं। कमल में मुख की सूक्ष्म, नेत्रों में मीन की समता, कुंचित अलकों में मधुपों का समूह दिखाई देता है।
अब पंत तो छायावादी कवि हैं और छायावादियों की सी विशेषता यह भी है कि वे प्रकृति के वर्णन में अलंकारिक वर्णन को अपनाते रहते हैं। पंत ने परंपरागत उपमान सर्प मधुप के साथ साथ और भी नवीन उपमान जुटाए हैं। एक अंश देखिए, तुम्हारे छूने में था प्राण, संग में पावन गंगा स्नान, तुम्हारी वाणी में कल्याणी, त्रिवेणी की लहरों का गान, अपरिचित चितवन में था प्रात, सुधामय सांसों में उपचार। पंत ने उपदेश ग्रहण के रूप में भी प्राकृतिक सौंदर्य को देखा है। वे प्रकृति को विशेष महत्व देते थे और इसीलिए वे कहते थे कि मनुष्य की शिक्षिका के रूप में प्रकृति बहुत बड़ा योगदान देती है। मानव ने प्रकृति के कण कण में आदर्शों को देखा है। प्रकृति की क्षमा तथा सहिष्णुता से यह मुग्ध रह गया है। कल कल शब्द करते हुए निर्झरों की गतिशीलता में उसे जीवन का संदेश मिलता है। वृक्षों और पौधों की उदारता से प्रेम में जीवन की सफलता का रहस्य मिलता है। फलतः वह सभी को अपना गुरु मान बैठा है। कवि के क्रियाकलाप भी मानो उसके आदर्शों को लेकर तरह तरह से उपदेश देते थे। कविता ने भी मानव जीवन के लिए आवश्यक शिक्षाएं प्रकृति से ही ग्रहण की है। पंत भी इसी क्षेत्र में किसी से पीछे नहीं रहे। कभी प्रसंगों से तो कभी लहरों से, कभी चींटी से उपदेश ग्रहण करते हैं, तो देखिए कभी प्रसून और लहरों को देखकर कवि मानव जीवन के लिए उपदेश ग्रहण करता है। फलतः वह अनुभव करता है कि पुष्पों का हंसना जीवन के लिए प्रफुल्लता का संदेश देता है, तो लहरें और चींटी गतिशीलता और कर्मठता का उपदेश देती है। इसके साथ ही वह प्रसून और लहरों को देखकर गतिशीलता और प्रफुल्लता का उपदेश ग्रहण करता है। उन्होंने लिखा है, हंसमुख प्रसून सिखलाते, पल भर तो हंस जाओ, अपने डर के सौरभ से जग का आंगन भर जाओ, उठ उठ लहरें कहती यह हम कूल विलोक न पावे, पर इस उमंग में वह नित आगे बढ़ती जावे। पल्लव की प्रसिद्ध परिवर्तन में पंत ने प्रकृति के माध्यम से मानव के लिए बहुत से उपदेश ग्रहण किए हैं। प्रकृति में अचिरता है और ठीक वैसे ही जैसे मानव जीवन में भी नश्वरता का गुण विद्यमान रहता है। इसी प्रकार फली फूली डालें जब पत्रहीन हो जाती हैं, तो जीवन के यौवन और जरा दो पक्ष उद्घाटित हो जाते हैं। जिस प्रकार की परिवर्तनशीलता और जीवन की क्षणभंगुरता आदि के विषय में काफी विस्तृत से चर्चा पंत कवि करते हैं। कोलरिज की मान्यता है कि कवि को थोड़ा बहुत रहस्यात्मक होना ही चाहिए, क्योंकि यदि वह ऐसा नहीं करता है तो वह कवि नाम का अधिकारी नहीं है। प्राय देखा भी जाता है कि कवि किसी वस्तु का वर्णन करते करते उसी परम तत्व की ओर इंगित करने लगता है। उसकी वही प्रकृति रहस्यात्मक कहलाती है। भगवतकार ने कहा भी है कि एक ही ईश्वर तंतु आकाश, वायु, अग्नि और समुद्र में समाया हुआ है। वर्ड्सवर्थ को भी यही अनुभव भी हुआ था। उसे भी मिटते सूर्य, जलधि, वायु, गगन आदि में एक ही आत्मतंतु गूंथा हुआ प्रतिभासित हुआ था। पंत और प्रसाद भी प्रकृति के रहस्यात्मक रूप के वर्णन में पीछे नहीं रहे। पंत और प्रसाद भी प्रकृति के रहस्यात्मक रूप का वर्णन करते हुए कहते हैं, हे अनंत रमणीय कौन हो तुम, कहकर यही भाव व्यक्त करते हैं। और पंत ने भी प्रकृति के कण कण में एक ही ईश्वरीय सत्ता के विविध रूप देखे हैं। स्तब्ध ज्योत्सना में इंगित करते हुए नक्षत्र मानो उसका रहस्य जानने का मौन निमंत्रण देते हैं। मधु ऋतु में अब वसुधा के यौवन पर भ्रमर मतवाला हो जाता है, तब विधुर उर के मृदु उच्छ्वासों की तरह खिलते हुए प्रसूनों की सुगंधि के माध्यम से न जाने कितने कौन अज्ञात शक्ति उसका संदेश सुनाती है। वायु जब शुद्ध जल शिखरों को सागर में
मथ कर फेन बनाती रहती है, बुलबुलों की दृष्टि को बनाती रहती है और बिगाड़ती रहती है। तब लहरों के साथ उसके हाथ उठा उठा कर न जाने कौन उसे पुकारता हो। उदाहरण के लिए, शुद्ध जल शिखरों का जब वात, सिंधु में मथ कर फेनाकर बुलबुलों का व्याकुल संसार बना विधुरा देती अज्ञान, उठा तब लहरों से कर कौन, न जाने मुझे बुलाता कौन। पंत प्रकृति वर्णन के दौरान कवि जब मानवीय भावनाओं का आरोपण करते हैं तो मानवीयकरण या पर्सोनिफिकेशन की एक सृष्टि हो जाती है। छायावादी कविता में मानवीकरण की प्रकृति पर्याप्त मात्रा में पाई भी जाती है। पंत और प्रसाद के मानवीकरण हिंदी साहित्य की अमूल्य निधियां हैं। पंत ने चांदनी और संध्या, छाया, गंगा आदि के जो मानवीकरण प्रस्तुत किए हैं वे सदैव याद किए जाते रहेंगे। परिवर्तन कविता का एक अंश देखिए। अहे दुर्जय विश्वजीत, नवाते शत सुखर, नरनाथ तुम्हारे इंद्रासन तलमात, घूमते शत शत भाग्य अनाथ, सतत रथ के चक्रों के साथ, हिल हिल उठता हे द्रमदल पर दलित धरातल। इस प्रकार गंगा का जो यहाँ पर पंत कवि ने मानवीकरण किया है, कवि पंत को वह तापस बाला प्रतीत होती है। ऐसी तापस बाला जो सेकत शैया पर शांत, क्लांत और निश्चल पड़ी हुई है। उसकी लहरें उसके कोमल केश और चंद्र की रेशमी विभा से पूर्ण वर्तुल लहरें उसकी साड़ी की सिकुड़ने हैं। जैसे सेकत शैया पर दुग्ध धवल तन्वगी गंगा ग्रीष्म विरल, लेटी है शांत क्लांत निश्चल। इस तरह से हम विवेचन से स्पष्ट कर सकते हैं कि पंत प्रकृति चित्रण के एक लाडले कवि थे। पंत ने प्रकृति चित्रण में काव्य में प्रचलित प्राय समस्त पद्धतियों को अपनाया और प्रकृति का यह कलाकार सदैव रूप में नहीं रहा। प्रभाकर माचवे ने कहा है कि पंत में प्रकृति का रूप सर्वदा एक सही रहा हो यह बात नहीं। उनकी रचनाओं में क्रमिक विकास के साथ साथ उनके प्रकृति विषयक दृष्टिकोण में भी परिवर्तन होता चला गया था। अपने प्रारंभिक युग में कवि ने प्रकृति को मानव से अधिक महत्व दिया था। वह मानव के रूप, सौंदर्य और इच्छाओं से अधिक प्रकृति प्रांगण के नाना विहंगों, वृक्षों, लताओं आदि से मोह कराता है। उस समय के कवि पंत के लिए वायरन के शब्दों में कहा जा सकता है कि प्रकृति ही जीवन है, वही सर्वस्व है। पंत प्रकृति के सौंदर्य पर मुग्ध थे, एक बालक की भांति। परंतु धीरे धीरे यह काव्य तरु मंजरित हुआ और अपने वसंत में ग्राम्या युगवाणी भी लिखी। अब उनकी परिपक्वता में जो एक प्रकार से शिशिर भी स्वर्ण धूलि और स्वर्ण किरण लिखते हैं। पंत का लोकायतन भी प्रकृति वर्णन से शून्य नहीं रहा। उन्होंने प्रकृति के दोनों पक्षों को अपनाया है। यद्यपि यह ठीक भी है कि वे कोमल रूप की ओर अधिक झुके हुए रहे। प्रकृति के सुंदर रचनाएं पंत काव्य की अमूल्य निधियां हैं, किंतु जहाँ कवि प्रकृति वर्णन करते करते दार्शनिक होता चला गया, वहीं पर वह बोझिल और बौद्धिक हो जाने के कारण शुष्क भी होता चला गया। नौका विहार और एक तारा शीर्षक से ली गई कविताएं इसी क्रम और संदर्भ में देखी जा सकती हैं।